हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल परमहंस है और मैं आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 12 बताऊंगा, जो कि मेरे 22 पेज पर क्रिएट होने जा रहा है। इसके पहले के पार्ट में यानी कि मैंने आपको अपने पार्ट 11 में आपको मैंने बताया था कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, यदि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस पार्ट को नहीं देखा है तो लोग यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जा कर के ये वीडियो देख लें, तभी आपको मेरा ये आगे का पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सदिश निरूपण करके आपको पूरी तरह से बता दिया था और फार्मूला भी निकाल दिया था, और दोनों जो है कि बल एक विपरीत और एक दिशा में किस प्रकार से था, ये सब मैंने आपको अपने इस पार्ट पर बताया था। तो मैं आज अपना एक नया पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि बस इस चैप्टर के मैक्सिमम 15 पार्ट में मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना इस पार्ट को। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, द्विध्रुव भी मैंने आपको बताया था कि यदि किन्हीं दो आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रख दे तो वहां पर एक द्विध्रुव का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इसी द्विध्रुव पर हम किसी उत्पन्न होने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चित्र को आप समझ लीजिए और फिर इसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू के दो आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी मानते हैं कि इनका मध्य बिंदु ये O है और O से A दूरी ये है और इधर की A दूरी है। तो जो टोटल दूरी ये वाली जो है हमारी, ये टोटल दूरी 2A होती है ना। तो ये हो गई 2A दूरी। तो यहाँ पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब इससे हम एक अनिश्चित दूरी पर, ठीक है, यानी कि एक अनिश्चित दूरी या अनंत पर हम एक बिंदु ले लेते हैं जो कि हमारा बिंदु P है। ठीक है, अब हमारे इसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी कि इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र EP ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए हमारा ये है, ये दोनों की दूरी है 2A, तो फिर हमने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की दूरी r-a कैसे कर ली, देखिएगा आप समझिएगा। देखिए हमारा पॉइंट ये है, अब इस पॉइंट से लगा करके यहाँ तक P बिंदु तक की दूरी ये देखो, ये है कितनी r है। ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। बिंदु O से P तक की दूरी है r, अब बिंदु O से Q तक की दूरी है A, यानी कि इतनी दूरी है A और ये पूरी दूरी है R। तो अब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालें। यदि हम इतनी दूरी निकालेंगे तो हम इस पूरी दूरी पर इस A को माइनस कर देंगे तो हमको ये दूरी भी ज्ञात हो गई, यानी कि प्लस Q आवेश से P बिंदु तक की दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी, कितनी r-a हो गई। ठीक है, अब देखिए हम यदि बात करते हैं इस पूरी दूरी की बात करेंगे तो देखिए उस पूरी दूरी को हमने लिया है r+a। अब ये r+a कैसे आया, तो देखिए ये O बिंदु से लगा करके P बिंदु तक की दूरी है r और O बिंदु से इधर -Q बिंदु तक की दूरी है A। तो यदि हम इस r में इस A को जोड़ देंगे तो हमको ये पूरी दूरी ज्ञात हो जाएगी। आप ध्यान से समझिएगा, आपको ये सारी दूरियां समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम दो बिंदुओं पर ज्ञात करेंगे। एक सबसे पहले ज्ञात करेंगे द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, और फिर दूसरा ज्ञात करेंगे द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु क्या होता है, तो अक्षीय बिंदु मैं आपको बता दूं कि जैसे ये हमारा ये दो आवेश है और यहाँ पर ये हमारे एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, तो इसका जो अक्ष होगा ये इसका क्या है, अक्ष है, और यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया है। ठीक है, P बिंदु लिया है और इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र
ज्ञात करना है। तो ये जो होगा हमारा ये अक्षीय बिंदु कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसी की दिशा में अक्षीय बिंदु कहलाएगा। और दूसरा यदि हमको ज्ञात करना है निरक्षीय बिंदु में, तो निरक्षीय बिंदु मतलब कि हम इसके अक्ष में ना लेकर के हम कोई बिंदु इसके लंबवत ले ले, या यहाँ कोई बिंदु ले ले या यहाँ कोई बिंदु ले ले, तो वो जो हमारा होगा वो निरक्षीय बिंदु कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम अक्षीय बिंदु पर, द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। ठीक है, तो द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। तो यहाँ ये हमारा ये क्या है, डायग्राम बना लिया है इसको मैंने। अब इसको आपको अपनी कॉपी पर बना लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको इससे बहुत ही बारीकी से पूरे पॉइंट को समझने हैं, और इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मेरे लास्ट के जो मैंने 11 पार्ट जो अपलोड किए हैं उन पार्ट को आपको देखना होगा। तो इस पार्ट को समझने के लिए आपको पुराना देखना होगा, और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। नहीं तो यदि आप 5-6 मिनट का अभी देखते हैं फिर 5-6 मिनट का बाद में देखते हैं, तो इस तरह में आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना, ठीक है, मानते हैं कि कोई द्विध्रुव, तो द्विध्रुव क्या होता है, P = Q × 2a, इसके किसी बिंदु पर, द्विध्रुव इसके किसी बिंदु पर r दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले माना कोई द्विध्रुव, ठीक है, माना कोई द्विध्रुव। अब द्विध्रुव क्या होता है, P = Q × 2a, तो ये हो गई, यानी कि आवेश और उनके बीच की दूरी Q × 2a है। इसके किसी r दूरी पर, ये देखिए इससे हम यहाँ पे हम बिंदु है r दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इसके किसी r दूरी पर स्थित अक्षीय, हम किसका निकाल रहे हैं, अभी अक्षीय निकाल रहे हैं तो अक्षीय है। अब फिर निरक्षीय निकालें तो यहाँ पे हम लिखेंगे निरक्षीय। तो अभी हम अक्षीय बिंदु पर हमने एक दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र आपको पता है क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है E होता है। ठीक है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। अब आपको मैं एक फार्मूला बताना चाहूंगा कि यदि r दूरी पर स्थित किसी आवेश के कारण, तो यहाँ पर हमारा आवेश के कारण r दूरी पर जो स्थित बिंदु का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, r दूरी पर यदि हमारा कोई आवेश है और इससे हम r दूरी पर स्थित कोई बिंदु ले लें और वहाँ पर यदि हम वैद्युत क्षेत्र निकालें, तो जो उसका फार्मूला होता है याद रखिएगा, वो होता है E = KQ/r²। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कंडीशंस या ये जो फार्मूला है ये कहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है किसी आवेश के कारण। ठीक है, किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित
बिंदु का वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब ये वैद्युत क्षेत्र यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है ये है E = KQ/R²। ये इसका जो क्या होता है, ये वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस पर हम जो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक जो है हमारा जो वैद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं तो सबसे पहले +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर इसी वैद्युत क्षेत्र को -Q के पहले, क्योंकि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों बिंदुओं के कारण लगेगा, पहले +Q के बिंदु के कारण लगेगा और फिर -Q आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र लगेगा। तो दोनों आवेशों से लगने वाला पहले हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं और फिर जो दोनों के जो वैद्युत क्षेत्र आएंगे उनको हम अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे, तो वो हमारा जो होगा कुल वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं +Q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र निकालता हूँ और फिर -Q आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र निकालता हूँ। तो आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि +Q आवेश के कारण +Q आवेश के कारण, ठीक है, अब जो दूरी है, ठीक है, अब +Q आवेश हमारा कहाँ है, ये है आवेश, तो हमको पता चल गया Q, इसकी दूरी किस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, तो ये देखिए ऊपर है इतनी दूरी है R-A। तो यही दूरी हमको यहाँ पर लिखनी होगी कि +Q आवेश के कारण R-A दूरी पर P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब हमने +Q आवेश लिया है तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, E पॉजिटिव, ये +Q आवेश कारण है तो E पॉजिटिव वैद्युत क्षेत्र = क्या हो जाएगा, ध्यान देना है आपको, बहुत ही विशेष करके फार्मूला हमारा क्या होता है, E = KQ/R², जहाँ K नियतांक है, Q क्या है, आवेश है और R क्या है, दूरी है। तो इसी फार्मूले के बेस पर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो E पॉजिटिव = K हमारा नियतांक हो गया, Q हमारा +Q है तो इसको हमने +Q ही कर दिया, ये हो गया, और अपॉन में R² दूरी है, तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, R-A है। तो यहाँ पर जो दूरी हम लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, R-A का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसको चाहे तो हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब जो इसकी दिशा होगी, दिशा देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो मैंने आपको जो वैद्युत बल रेखाएं बताई, अब देखिए इधर देखिए ये +Q आवेश, अब ये माइनस की तरफ तो जा रहे हैं, यहीं से ये इसका वैद्युत क्षेत्र इधर को आ रहा है, तो जो इस पर जो दिशा होगी उसकी वो इधर, क्योंकि जो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, तो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, O से P की दिशा पर होगी। ठीक है, इधर को ये जो दिशा होगी इसकी ये हो जाएगी। तो यहाँ हम दिशा को भी चाहे तो दर्शा सकते हैं कि O से P की दिशा में, ये हो गया। अब देखिए ये कंप्लीट। अब हम इसी प्रकार से निकालते हैं -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो -Q आवेश
आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब दूरी क्या है, माइनस क्यू देखिए आपका ये यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु की जो दूरी होगी वही हमारी दूरी होगी। तो इस बिंदु से लगा करके इस बिंदु तक की जो दूरी है वो है r प्लस ए है। तो यहाँ पे जो दूरी लिखेंगे के कारण r प्लस ए दूरी पर बिंदु, दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब आवेश हमारा क्या है, माइनस है, यहाँ पे प्लस आवेश है तो हमने E पॉजिटिव लिया था। अब यहाँ पर हमारा आवेश है माइनस, तो हम क्या लेते हैं, E निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो E निगेटिव इक्वल टू फार्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पे K इस फार्मूले बेस पे रखेंगे तो K नियतांक है, हमने K नियतांक कर लिया। अब आवेश हमारा यहाँ पर धनात्मक था तो यहाँ हमने धनात्मक लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आवेश हम ऋणात्मक लेंगे तो माइनस क्यू लिखेंगे, तो माइनस हम यहीं पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन, दूरी है r प्लस ए, तो r प्लस ए का दूरी का स्क्वायर यानी r प्लस ए का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसकी दिशा ये प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखा उत्पन्न हो रही थी, तो ये इसकी दिशा इधर को थी। अब यहाँ पर विद्युत बल रेखा इधर को आती हैं, माइनस पर आती हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र है इसका इधर को होगा, यानी कि P से O की तरफ होगा इसका। ठीक है, जो दिशा हो जाएगी इसकी दिशा ये थी, अब इसकी दिशा उल्टी है, P से O की दिशा में। ये हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं कि मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया था कि पहले हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं और फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो वैसे ही हमने कर लिया, हमने प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया और फिर हमने माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब हम क्या करें, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो हमको कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यही समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, अतः तो यहाँ हम लिखेंगे अतः P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को हम जोड़ दें, टोटल विद्युत क्षेत्र हम निकाल लें। तो समीकरण 1 है हमारा E पॉजिटिव और समीकरण 2 है हमारा E निगेटिव। तो जो हमारा कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि हम निकाल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं EP इज इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E निगेटिव। ठीक है, E पॉजिटिव का मान रख देते हैं और E निगेटिव का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा EP इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारा E पॉजिटिव का मान है KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमने रख दिया KQ अपॉन ब्रैकेट में R माइनस ए का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस कर लिया, और ये है हमारा माइनस का आया है तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस का KQ अपॉन R माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हमें इसको बहुत ही बारीकी से समझना है। तो देखिए, ये प्लस और ये माइनस मिल करके प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो निशान आएगा, जो साइन आएगा, वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये जो हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा मैथ बेस पर यूज करना है। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी ई पी, ध्यान दीजिएगा, ई पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और वहाँ प्लस माइनस का हो गया माइनस, यहाँ क्या बचा, के क्यू अपॉन ब्रैकेट के अंदर आएगा आर प्लस ए का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे, अभी एक डेरिवेशन बन रहा है, हमको एक फार्मूले का निगमन करना है, तो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से आप इसको समझिएगा। तो देखिए यहाँ भी के क्यू है और यहाँ भी के क्यू है, तो हम क्या कर लें, हम के क्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू, हमने के क्यू कॉमन ले लिया, तो जो अंदर बच रहेगा के क्यू से के क्यू कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, ये आया, और फिर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद, ये आ गया हमारा कॉमन के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखिए ऐसी कंडीशन पर ये भिन्न बन रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसका गुणा करा के नीचे रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा ई पी इज इक्वल टू क्या है, के क्यू, और देखिएगा ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, सबसे पहले हमने बटा का निशान लगाया। ठीक है, और बटे के निशान लगाए तो सबसे नीचे गुणा करा दिया, तो हम इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में आर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया इसका गुणा। अब फिर ऐसे इनका त्रियक गुणा करा देते हैं, भिन्न मतलब एक प्रकार से हमारा भिन्न है, तो हम जब आर प्लस ए स्क्वायर गुणा जब एक में कराएंगे तो संख्या हमारी यही आ जाएगी, आर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो गया। और फिर ये देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब आर माइनस ए स्क्वायर का गुणा जब आप एक में कराएंगे तो यही संख्या आएगी आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इतनी चीज़ आ गई, आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में ध्यान दीजिएगा, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको फार्मूला बता दूं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना फार्मूला। और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे r प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ r माइनस ए स्क्वायर है, तो सेम इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, फार्मूले पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ई पी इज इक्वल टू के क्यू, और देखिए ब्रैकेट के अंदर ऊपर क्या आ रहा है आपका, इसको हम तोड़ लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यही हो जाएगा ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, अब इसको करेंगे a माइनस बी के स्क्वायर में तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2ar, ये हो गया। और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा मान के चलते हैं कि ये है, आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ये आपने मैथ में 8 में ये आप फार्मूले पढ़ करके आए होंगे। तो देखिए वैसे ही कुछ यहाँ पर पोजीशन लिखी हुई, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, जा करके
उसको जरा सा हमें ध्यान देना है। तो जैसे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस ए, ये हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस ए, ये हो गया। अब इसके बाद में ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस ए, आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, ये हो गया। अब देखिए ऐसी कंडीशंस पर अब हम इनका जब मान निकालेंगे या इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द्विध्रुव हमारा ये जो ए है ये क्या है, दूरी है, ठीक है, ए क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर यदि हम ए को और भी अच्छे से लिख सकें या ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो जैसे अब यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी का इनका रूप बना लें, तो जैसे एक है r माइनस ए और एक को कर लें r प्लस ए कर लें, एक इसका पेयर बना लेते हैं और एक पेयर हम इसका बना लेते हैं। तो इनको यदि हम लिख लें इस प्रकार से भी इनको हम लिख सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है। अब ऊपर देखिए माइनस का है तो इसमें हम माइनस का गुणा करा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्या, ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस का आर स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस 2ar, ये हो जाएगा ना ऊपर। और अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा, हम एक को इसको r माइनस ए और r प्लस ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यदि हम इसको ये रूप दें आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ कि r माइनस ए एक कोष्टक में, r प्लस ए एक कोष्टक में, यही रूप होगा इसका। अब यदि हम इसका डबल स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर दो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरी संख्या को इस फार्मूले के बेस पे हम ये लिख सकते हैं कि आर माइनस, देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में फिर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब कि आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो इसको देखिए होल स्क्वायर का मतलब मैं आपको किसी पेज में करके बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये है मैंने लिखा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया इसका थोड़ा विस्तार रूप। और जब इनका विस्तार रूप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खुलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस ए और फिर दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस ए, फिर यहाँ फिर इसको आर माइनस ए और आर प्लस ए, ये हो गया। तो यही रूप हमारा ये लिखा हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही मैंने कर दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप थोड़ा सा कि यहाँ पर क्या बनता है हमारा, कि देखिए ये आर स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है, ये आर स्क्वायर हमारा निगेटिव है, तो जो ये है हमारा ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का है ए स्क्वायर माइनस का है, ये भी कट जाएगा। ये 2ar प्लस है 2ar प्लस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2ar और 2ar मिल करके बन जाएंगे 4ar, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू के क्यू, अब चाहे इसको हम के क्यू ऊपर लिख सकते हैं या के क्यू इंटू यहाँ लिख सकते हैं 4ar अपॉन में क्या आया हमारा ये है, यानी कि
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी बनी। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर जो बनता है, तो उसको हम जो हमारा ये जो ए है, ठीक है, अब क्योंकि हमको एक डेरिवेशन करना है तो हम कुछ इसमें अपना दिमाग, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंस में हमें अपना दिमाग लगाना है कुछ, तो इस ए को हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ देखिएगा इस फार्मूले से, देखिए ये जो आर है और ए क्या है कि दो ध्रुवों को बहुत, जब द्विध्रुव का निर्माण कब होता है, जब दोनों आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखें, तो ए क्या है बहुत ही कम दूरी है। तो ऐसी कंडीशन पर जो आर है वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा किससे, ए से, अतः ए का मान क्या हो जाएगा, लगभग बराबर शून्य के हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए के मान को क्या कर सकते हैं, शून्य रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि ये ए बहुत ही छोटी दूरी है और आर बहुत बड़ी दूरी है, तो आर बड़ा है ए छोटा है, तो ए के मान को हम लगभग शून्य मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए हम इसको लेते हैं, अब यहाँ अब ये ऊपर का 4AR है, इसको हम द्विध्रुव बना लेते हैं। तो देखिए द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा यहाँ देखना है कि सबसे पहले हमने लिखा चूंकि आर क्या है, बहुत बड़ा है किससे, ए से बड़ा है, तो जो ए का मान हो जाएगा, ये जो ए स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लगभग बराबर किसके हो जाएगा, शून्य के हो जाएगा। और हमको द्विध्रुव पता है कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखते हुए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे यदि हम Q इंटू 2A बना लें, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा Q इंटू 2A, और इस सबसे पहले हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को देखते हैं, तो ये हो जाएगा EP इज इक्वल टू, अब हमको Q इंटू 2A बनाना है, यहाँ 4A है और ये Q है, तो हम इससे क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं K को इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा K इंटू, ठीक है, अब ये Q हो गया, हमने किया Q इंटू, अब ये 4A है ना, ध्यान दीजिएगा ये है 4A, तो इससे 4A से हमने 2A इधर ले लिए 2A, और इंटू में फिर ये अभी 2 और बचा, तो ये बचा 2R बचा, ऐसे हमने इसको रूप दे दिया। ध्यान दीजिएगा ये हो गया K इंटू, बाकी है वही 2 दूनाई 4 और KQ और 4AR, देखिए वही रूप बन रहा है ऊपर, और ये नीचे क्या बना, A की वैल्यू हो गई 0, तो नीचे हो जाएगा हमारा, अब नीचे देखिएगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कंडीशंस बन गई अप्लाई। तो अब देखिए ये हम इसको लिख सकते हैं EP इज इक्वल टू, ये K इंटू 2A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ये P इज इक्वल टू 2 इंटू QA है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं K इंटू P इंटू 2R, ये 2R, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया P अपॉन में, अब देखिए आर स्क्वायर है, 0 की स्क्वायर 0 होगा। ठीक है, और जब आर स्क्वायर में आप जब क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे तो आर स्क्वायर ही होगा, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनाई कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ क्या बनेगा, आर की पावर 4 हो जाएगी। ये चीज़ देखिए कैसे, ये आर स्क्वायर, जब आप आर स्क्वायर में 0, क्योंकि 0 घटाएंगे तो सेम संख्या आएगी, तो यहाँ बचा केवल आर स्क्वायर बचा, और आर स्क्वायर का जब ये देखिए जब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो ऐसी कंडीशन में इनका गुणा होगा तो आर की पावर 4 आ जाएगी, तो वही हमने यहाँ कर दिया, आर की पावर 4 कर लिया। ठीक है, अब इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, KP इंटू R, ये हुआ, और R की पावर 4 ये हो गया। अब देखिए R की पावर 4 है, यानी कि यहाँ पे हुआ
आर की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि आर गुणे आर गुणे आर गुणे आर, यानी 4 बार आर का गुणा। तो एक आर से नीचे के एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ आर की पावर 4 के बजाय क्या बचेगा, आर की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू, यहाँ आएगा हमारा केवल 2kp अपॉन आर की पावर 3। और यही जो है हमारा एग्जैक्ट फार्मूला बन गया किसका, जो हमारा अच्छी स्थिति का टोटल, ठीक है, अच्छी स्थिति का जो हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र निकल आया। क्या निकल आया, ई पी इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। कभी भी क्वेश्चन में आपको आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि किसी द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए यदि उसके बीच की दूरी इतनी हो, उस पर लगने वाला द्विध्रुव इतना हो, और ये एक के क्या है, नियतांक है, नियतांक का आपको मान दे देगा। तो अच्छी स्थिति देता है तो आप इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ई है और ये क्या है, पी है। अब थोड़ा हम इनकी दिशाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ई है, ये है हमारा ई, इसकी दिशा क्या है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है और प्लस क्यू है, तो जो वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू से उत्पन्न होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र इसका इधर को होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई, यानी जो ई की दिशा हो गई इधर हो गई। अब हम बात करते हैं पी की दिशा, तो इसके बीच में द्विध्रुव आगुण ये हुआ, तो द्विध्रुव अब इधर से जब निकलेगा तो देखिए जो द्विध्रुव होता है उसकी दिशा क्या होती है, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ उसकी दिशा होती। तो इसकी भी दिशा इधर को हो गई और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि किसी द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव की दिशाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और दोनों दिशाएं जब समान हो, जब दोनों समान होंगे तो वहां पर जो हमारा होगा वो क्या होगा, अच्छी स्थिति हमेशा हमारी क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं नोट पॉइंट में लिखा करके इसी जगह आपको लिखा देता हूँ, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ये सबसे पहले कौन सी है, ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ई सदिश, हम चाहे तो इन पे सदिश लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ई सदिश व पी सदिश की दिशाएं समान है। ठीक है, जब दोनों की दिशाएं समान हैं तो इन पर जो अच्छी स्थिति होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि जो इनका वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अतः इनका अक्षीय वैद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है और ये आपको ध्यान देना है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो है हमारा, इन पर ई की और पी की दिशाएं दोनों समान है। यदि इनकी दिशा असमान हो जाएगी तो निगेटिव आ जाएगा, जैसा कि निरक्षी पर हम इसको निकाल करके आपको दिखाएंगे कि वो निगेटिव आता है कि वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो मेरा ये टॉपिक आज का जो था, हमने आज ज्ञात किया कि द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र में अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आज मैंने निकाला। कल मैं आपको निरक्षी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल करके दिखाऊंगा। इसको सभी लोग, ये डेरिवेशन बहुत ही
सरल है, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है। बाकी ऐसे देखने में कठिन तो लग ही रहा है, लेकिन जब आप इसको एक दो बार लगाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो इसी तरह वीडियो उनको प्राप्त होते रहे। तब तक के लिए मैं आपसे कल फिर अगले अपनी निरक्षी स्थिति में आपको फिर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।